हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एक नया वीडियो के साथ आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं एमबीबीएस किर्गिस्तान के बारे में कि अगर आप एमबीबीएस किर्गिस्तान में आना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं, तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा है जो कि मोस्टली स्टूडेंट के मन में डाउट्स भी होते हैं और वो जब कंसल्टेंट या किसी स्टूडेंट के पास जाते हैं तो उनका डाउट वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, वो उतना बढ़िया से नहीं खोज पाते। आप लोग भी जब एडमिशन रिलेटेड बहुत सारा यूट्यूब पर सर्च करते होंगे तो आपको शायद सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं मिलता होगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिसमें मैं पूरा हर एक चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से अगर ये आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है या एडमिशन रिलेटेड या हर चीज़ किर्गिस्तान में एमबीबीएस रिलेटेड आपका पूरा का पूरा डाउट्स और कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, बढ़िया से समय निकाल करके देखिए। और आपका आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन जो मैं भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ऐसा कोई और आपको स्टूडेंट नहीं बताएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है जो कि हम इसमें अलग अलग पार्ट्स करके डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम इसको टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो टॉपिक्स होगा वो होगा एनएमसी रूल के हिसाब से कि एमबीबीएस में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो एनएमसी में नया रूल्स, नया गज़ेट आया हुआ है उसमें क्या नियम है, क्या एमबीबीएस के लिए जहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। सेकेंड मेरा है कि टॉप कॉलेज किर्गिस्तान में कौन कौन से हैं और आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। थर्ड मेरा टॉपिक इसमें होगा कि आपको एडमिशन कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन कैसे कर सकते हैं। और फोर्थ मेरा पॉइंट होगा कि टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है 5 साल से 6 साल के ड्यूरेशन के अंदर, टोटल एमबीबीएस के ड्यूरेशन के अंदर। उसमें आपका कॉलेज फीस कितना आएगा, रहने में कितना आएगा, आने जाने के लिए फ़्लाइट टिकट्स, ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट के बारे में कि 5 साल से 6 साल के ड्यूरेशन में कितना आपका कॉस्ट आएगा। फिफ्थ मेरा पॉइंट्स है कि बेनिफिट्स क्या है किर्गिस्तान में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं। आपको सिर्फ किर्गिस्तान ही क्यों आना है, दूसरा कंट्री आप जाना चाहते हैं तो क्या दूसरा कंट्री बेटर है किर्गिस्तान से। तो टोटल बेनिफिट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और सिक्स्थ मेरा पॉइंट है कि डिसएडवांटेज क्या है किर्गिस्तान में, क्या क्या चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं है या क्या क्या चीज़ स्टूडेंट के लिए एक तरह से कहा जाए तो अच्छा नहीं है, क्या क्या डिसएडवांटेज है मेडिकल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। और सातवां मेरा पॉइंट है कि फ्रॉड कैसे यहाँ पे हो सकता है एमबीबीएस के एडमिशन के ड्यूरेशन में या एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए कैसे कैसे यहाँ पे फ्रॉडबाजी चलती है या नहीं चलती है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एनएमसी रूल के हिसाब से कि एनएमसी न्यू गज़ेट के हिसाब से कि सबसे पहले एनएमसी रूल में जो भी नियम जो एमबीबीएस एडमिशन रिलेटेड आया हुआ था वो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट जो रूल था वो था कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश पैटर्न होना चाहिए। मोस्टली एब्रॉड में, फॉरेन में जितने भी कॉलेज हैं एक्सेप्ट रसिया के अंदर भी कुछ कॉलेज हैं जो कि टोटल इंग्लिश पैटर्न में चलते हैं। हालांकि और जैसे कि कंट्रीज़ हैं, आप उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, किर्गिस्तान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं और रसिया जा रहे हैं या नेपाल जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, तो ये सारी जगह पे आपको जो पैटर्न ऑफ सिलेबस जो होता है वो टोटल इंग्लिश मीडियम में ही होता है। तो आपका जो पहला एनएमसी रूल के हिसाब से डाउट है वो क्लियर हो गया। हालांकि रसिया में अगर आप पर्टिकुलरली जा रहे हैं तो वहाँ पे 2 कोर्स चलता है। एक होता है कि बिलिंगुअल कोर्स जो कि 3 साल आपको रशियन मीडियम में पढ़ाता है और 3 साल आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है। तो वो आपको एनएमसी के रूल से नहीं वहाँ मिल रहा है, आपका डिग्री वहाँ सही नहीं रह पाएगा, आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो स्टूडेंट रसिया स्पेशली जा रहे हैं तो वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम कोर्स वाले में ही एडमिशन लें। सेकंड एनएमसी रूल में जो मेरा पॉइंट होगा वो है कि सिलेबस के बारे में कि आपको टोटल 19 सब्जेक्ट को कवर करना है, जो कि आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स है जो कि इंडिया के मोस्टली कॉलेज में, सभी कॉलेज में जो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है वो भी फ़ॉरेन में जा करके आपको 19 सब्जेक्ट्स कवर करना है। तो स्पेशली किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं वो सारे के सारे कॉलेज में आपको 19 सब्जेक्ट कवर हो जाती हैं। 6 साल या 5 साल के जो भी आप ड्यूरेशन में जिस भी आप प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उन सभी ड्यूरेशन में आपको 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो जाती है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हालाँकि इसके अलावा भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको बहुत सारा यहाँ पे पढ़ने को मिल सकता है, जो कि मैं डिसएडवांटेज में इसके बारे में डिस्कस करूँगा।
थर्ड मेरा पॉइंट है कि एनएमसी के रूल के हिसाब से कि आपको इंटर्नशिप करना है इस कंट्री में आकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिग्री को वैलिड रहने के लिए एनएमसी के रूल के हिसाब से आपको इंटर्नशिप करना है, जो कि अगर आप किर्गिस्तान में किसी भी कॉलेज में 5 साल का कोर्स में जा रहे हैं या 6 साल के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन को कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद आपको 1 साल का कॉलेज आपको इंटर्नशिप करवाएगी। तो वो इस कॉलेज किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं वो आपको पर्टिकुलर इंटर्नशिप करा के देगी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टेंशन की बात है, क्योंकि आप जब एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन लेते हैं तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि क्या वो कॉलेज वहाँ से इंटर्नशिप करा कर देगी या नहीं देगी। और फिर तो मोस्टली जितने भी किर्गिस्तान में कॉलेज है सभी अभी यही रूल फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से आप इंटर्नशिप आपको ईजिली मिल जाएगा और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनएमसी के नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इसमें जानना चाहिए कि क्या वो कॉलेज किर्गिस्तान में वहाँ के एनएमसी के साइट पे यानी कि एमसीआई के साइट पे रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है या नहीं है। तो स्पेशली किर्गिस्तान में मोस्टली बहुत सारे कॉलेज हैं और जो मैं इसमें टॉप कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ वो टोटली के टोटली कॉलेज एनएमसी से लिस्टेड हैं, वो उससे एफिलिएटेड हैं और WHSO भी एफिलिएटेड है। तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक बार नेट पर ज़रूर सर्च करें, एमसीआई के साइट पे जाकर चेक करें या WHO के साइट पे जाकर चेक करें कि वो कॉलेज वास्तव में उससे लिस्टेड है या नहीं है। क्योंकि हर कॉलेज का अप्रॉक्स 5 साल का ड्यूरेशन होता है किर्गिस्तान में, 5 साल के लिए उससे एफिलिएशन मिलता है। और तो बाद में अगर समय के बाद मान लीजिए आप वीडियो अभी 1 साल 2 साल के बाद देख रहे हैं मेरे अपलोड करने के बाद, तो हो सकता है उस ड्यूरेशन में वो कॉलेज लिस्टेड ना हो या हो भी। तो उसके लिए जिस ईयर में आप जिस एकेडमिक में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप एनएमसी के साइट पे जाएं और वहाँ पे चेक करें, एमसीआई के साइट पे जाएं वहाँ पे चेक करें, या WHO के साइट पे जा करके उस कॉलेज के बारे में, उस कंट्री के बारे में सर्च करें, वहाँ से पता करें कि वो एफिलिएटेड है कि नहीं। क्योंकि बाद में जा करके आपको फिर दिक्कत ना हो, आपका डिग्री फर्जी जैसा ना रहे, आप इंडिया में बढ़िया से एप्लीकेबल हो जाए, वहाँ पे आपको डिग्री जो है मान्यता मिल जाए, आप एमसीआई भी बढ़िया से क्वालिफाई कर लें या नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो आप बढ़िया से क्वालिफाई कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि टॉप कॉलेज के बारे में। तो स्पेशली किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं अप्रॉक्स 20+ कॉलेज है जहाँ से मोस्टली MBBS का डिग्री आप ले सकते हैं, MBBS की पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते भी हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर आपको 5 कॉलेज जो टॉप में है, जो बेस्ट कॉलेज है, जो कि एनएमसी से लिस्टेड है, उसके बारे में रेफरेंस दूंगा, आपको उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि कॉलेज तो बहुत सारा है और सभी कॉलेज का अपना अपना अलग फीस स्ट्रक्चर है, हर कॉलेज का अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं जनरली उन सब कॉलेज के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको 5 कॉलेज रिकमेंड करूँगा जो कि आपको पैकेज के हिसाब से, कॉलेज फी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बेस्ट हो और एनएमसी में ये लिस्टेड हैं, तो कि आपको डिग्री लेने के बाद भी कोई आपको परेशानी ना हो इंडिया में जा कर के। तो मेरे हिसाब से जो 5 कॉलेज है वो है, पहला नंबर पर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि कांत में है और एक प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ का आपको 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है, 5 ईयर का प्रोग्राम चलता है और 6 ईयर का प्रोग्राम चलता है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फुल फ़ी कितना लगता है इसमें, क्या इसका कॉस्ट आता है, रहने का, हॉस्टल, एवरीथिंग मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। सेकेंड ऑप्शन में जो मेरा कॉलेज है वो है ISM, जो कि यहाँ पे ISM का स्पेशली 3 ब्रांच है। तो मेन ब्रांच बिस्केक में है और एक ब्रांच स्कूल में है और एक ब्रांच भी बिस्केक में थोड़ा सा से हट करके है। तो सेकंड नंबर पे ISM है। थर्ड नंबर पे जलालाबाद है मेरे लिस्ट में, जो कि जलालाबाद बिस्केक से थोड़ा दूरी पर है और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। फोर्थ जो कॉलेज है वो है किग्मा, जो कि यहाँ का किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। आप इसमें भी एडमिशन आसानी से मिल जाता है, इसमें भी आप एडमिशन आसानी से करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। और यहाँ पे भी जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्स 6 साल का है। फिफ्थ मेरा जो कॉलेज है वो है ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ पे ड्यूरेशन 6 साल का अप्रॉक्स है। और ये कॉलेज भी आपके पैकेज में लिस्टेड आ सकता है, जो कि अप्रॉक्स 25 से 30 लाख या 35 लाख के रेंज में आपका टोटल पैकेज और ड्यूरेशन यहाँ पे इंक्लूड होकर आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें जो मेरा पॉइंट है वो है कि एडमिशन आपको कैसे लेना चाहिए किर्गिस्तान के किसी भी कॉलेज में, या पर्टिकुलर जो 5 टॉप कॉलेज के बारे में जो बताया हूँ उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में एडमिशन लेते हैं तो आप नीट देते हैं, नीट में आपका रैंकिंग अच्छा आता है तो आपको काउंसलिंग होता है, फिर वहाँ पर आपको सीट मिलता है, या जैसे भी प्रोसेस है वो इंडिया के लिए है। लेकिन स्पेशली अगर आप एब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, तो उसका एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ और प्रक्रिया होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीच में आपको कोई एक आदमी होना चाहिए जो वह एडमिशन कराता हो। अब वो होने के लिए आपको या तो कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, या ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, या स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा। अब जो कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उसका आपको कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो अपने बिजनेस को खड़ा किया है, बिजनेस किया हुआ है, तो वो ज़रूर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। तो वो आपको अप्रॉक्स 1 लाख से लेकर 1.5 लाख या 2-2 लाख तक आपको चार्ज कर सकता है। तो और जो ब्रोकर होता है वो बीच का होता है, तो उसमें भी वो चार्ज लेता है। और थर्ड जो है वो होता है स्टूडेंट। आप सबसे बेस्ट है कि स्टूडेंट से एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो उस कंट्री में पढ़ रहा है, उस कॉलेज में पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तो आप डायरेक्ट उससे एडमिशन लीजिए। तो आपको यहाँ पे जो पैसा का बचत है वो 50,000 से लेके 1 लाख के रेंज में आपका पैसा बच सकता है। आपको कंसल्टेंट का फीस नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब आप उस स्टूडेंट से एडमिशन लीजिएगा, आप उससे जब बात कीजिएगा, तो आपको वो रियलिटी क्या है उस कॉलेज के बारे में, उस कंट्री के बारे में, वो आपको ज़रूर बताएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि एडमिशन लेने के लिए हर कॉलेज का एक टाइमिंग होता है, एक अलग अलग पर्टिकुलर टाइम होता है कॉलेज का, कि इस ड्यूरेशन में आपको इस मंथ में या 1 महीने या 2 महीने तक एडमिशन चलता है। उस ड्यूरेशन में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। इतना इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो आपको 12th पास होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा आपको वहाँ पे गेन होना चाहिए। सेकंड है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं वो होना चाहिए। नीट आप पास आउट होना चाहिए, जो कि स्कोरिंग 135 मार्क या 130 आना चाहिए। तो यही सब क्राइटेरिया है, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए और आपको पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल। तो इसकी वजह से आपका एडमिशन उस कॉलेज में आसानी से हो जाता है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि एडमिशन आप स्टूडेंट के थ्रू लीजिए, और यहाँ लीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा। आपको कोई फ्रॉड जैसा स्कैम या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका एडमिशन सस्ता हो सकता है, और हर कॉलेज का एक अलग टाइमिंग होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट से बात करने के लिए कि उस कॉलेज में किस ड्यूरेशन में या किस टाइम पे एडमिशन होता है, तो उस ड्यूरेशन में आप एडमिशन उससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि फ़ीस के बारे में, कि एडमिशन के ड्यूरेशन में जब आप फ़ीस के लिए बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2nd ईयर से 5th ईयर या 2nd ईयर से 6th ईयर के ड्यूरेशन में जो भी फ़ीस है पर्टिकुलर आपको वो कॉलेज में जाकर के ही जमा करना है। तो चाहे आप किसी स्टूडेंट या ब्रोकर या कंसल्टेंट से जब आप बात कर रहे हैं तो जो भी बता रहा है वो एक्चुअल फ़ीस होगा, और फिर वहाँ पर आपको कॉलेज में ही जमा करना है। ना किसी कंसल्टेंट को देना है, ना किसी ब्रोकर को देना है, ना किसी स्टूडेंट को देना है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको फर्स्ट ईयर का पैकेज जानना है। तो आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं तो उस कॉलेज में आप उसका जो पैकेज है वो पता कर सकते हैं। 2-3 कंसल्टेंट से बात कीजिए, 2-3 स्टूडेंट से बात कीजिए, और जो सबसे सस्ता आपको मिल रहा है उससे आप एडमिशन करवाइए। बहुत सारा कॉलेज में है कि आपको जो हॉस्टल और मेस का इंक्लूड करके आ जाता है पैकेज में, और बहुत सारा कॉलेज है कि सिर्फ आपका एडमिशन रिलेटेड ही हर चीज़ होता है। लेकिन मेस का है कि आप पर मंथ जा करके वहाँ पे डिपॉजिट कीजिएगा, पर मंथ आप वहाँ पे देना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे हर कॉलेज का अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। तो बेटर है कि आप एक बार स्टूडेंट से बात करें, जानकारी लें, 2-3 से बात करें, और जब जहाँ आपको सस्ता लगे, आपको लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, सही गाइड कर रहा है, उससे ही आप एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट जो थर्ड मेरा पॉइंट है कि टोटल कॉस्ट के बारे में, कि 5 से 6 साल के ड्यूरेशन में किर्गिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपको कितना कॉस्ट आने वाला है, कितना खर्च आने वाला है रहने के लिए, खाने के लिए, कॉलेज फीस। तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, इतना बढ़िया एक्सप्लेन करता है कि आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। या आप सोशल मीडिया के साइट जैसे कि यूट्यूब और ऐसे गूगल पे भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही कम अमाउंट में बताता है कि इतना में MBBS आपका टोटल कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक्चुअल क्या लगता है आपको कि इतना में आपका MBBS कंप्लीट हो सकता है? मान लीजिए अगर आप यूट्यूब के में देखते हैं, कोई कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं, मान लीजिए किर्गिस्तान के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे साफ साफ लिखता है कि 12 से 15 लाख में आपको टोटल MBBS कंप्लीट, 15 से 20 लाख में टोटल MBBS आपका कंप्लीट। यहाँ तक कि वो आपको इसमें इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर देता है, आप यहाँ पे खा करके भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, इतना में आपको आने जाने का टिकट का चार्जेस, कॉलेज का हर चीज़ आपको 12 से 15 लाख या 15 से 20 लाख में कंप्लीट हो जाता है।
क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं 6th ईयर में हूँ। जब मैं आया था तो मेरा भी कॉन्सेंट्रेट कुछ इस तरह से ही बताया था कि आपका MBBS 15 लाख में टोटल कंप्लीट हो गया। तो आने वाले जितने भी जनरेशन के बच्चे हैं, आने वाले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मदद हो जाएगा इसमें, उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अपने बजट के हिसाब से वो कॉलेज चूज कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से वो इस कंट्री में आ सकते हैं। क्या वो इतने पैसे में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो पहले बात करते हैं कि कॉलेज के बारे में, कितना आपको कॉलेज का कॉस्ट आता है, फ़ी कितना आपको पे करना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे जितने भी कॉलेज है 5 से 7 या 10 कॉलेज जो कि MCI के से लिस्टेड है, आप उसी कॉलेज में पर्टिकुलर जाना पसंद कीजिएगा। तो मान लीजिए जो MBBS कॉलेज है किर्गिस्तान में 5 से 10 या 5 से 7 जितने भी कॉलेज हैं, तो अगर उस कॉलेज का अगर फी स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं, टोटल 5 से 6 साल के ड्यूरेशन में आपको 20 लाख के अंडर में भी कॉलेज है, कुछ हैं कि 30 लाख के अंडर में भी कॉलेज है। तो पर्टिकुलर हम सबसे जो लिस्ट कॉलेज है, सबसे लिस्ट कॉस्ट वाला कॉलेज अगर हम उसकी बात करते हैं, फिर उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो महंगे हैं उसमें कितने आपके आने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर किसी कॉलेज का जो टोटल 5 से 6 साल का ड्यूरेशन है, वो आपको 15 से 20 लाख में आपका टोटल MBBS का जो कंप्लीट हो जा रहा है। ये MBBS का जो कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपका फी स्ट्रक्चर है, ना कि आपका एक्स्ट्रा खर्च है। तो अगर 15 से 20 लाख रुपए में आपका 5 से 6 साल का टोटल MBBS का जो ड्यूरेशन है, जिसमें आपको टोटल फी आने वाला है, वो कंप्लीट होता है। तो उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कितना खर्च आने वाला है 5 से 6 साल में, हम उस पर फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड के बारे में, तो जो भोजन के लिए है, अगर आप हॉस्टल चूज करते हैं तो हॉस्टल में आपको $100 में भी कुछ हॉस्टल्स हैं जो कि कॉलेज हैं उसके अंदर जो हॉस्टल मौजूद है, उसमें $100 में आपका भोजन 1 महीना का आ जाता है। कुछ हॉस्टल है कि 150 लगता है, कुछ हॉस्टल है कि $200 भी लगता है। तो किर्गिस्तान के अगर आप किसी भी पार्ट में रह रहे हैं तो मिनिमम जो आप यहाँ पे फूडिंग के लिए जो खर्च कीजिएगा वो अप्रॉक्स आपका 7,000 से 10,000 1 महीना के अंदर आपको लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सामान जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और दूसरा चीज़ है कि ये दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सामान एक्सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, रेयर होता है। तो ये दूसरे कंट्री के ऊपर ही निर्भर है। तो जब दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर है तो सामान वहाँ पे महंगे मिलेंगे। क्योंकि अगर हम ठंडी समय की बात करें, जब यहाँ पे स्नो वगैरह गिरते हैं, बर्फ़ गिरते हैं कंटिन्यू, वो 4 से 5 महीना 6 महीने तक रहते हैं, तो उस दौरान में आपका कोई भी चीज़ यहाँ नहीं मिलता। अगर सब्जी मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इतना महंगा सब्जी मिलता है जिसका हद हिसाब नहीं है। आप उतना में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना महंगा आप सब्जी खा पाएंगे कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर लेकर चलते हैं कि अगर आप गोभी देखते हैं तो 150-200 रुपये के जी मिलता है, आलू आपको 50 से 60 रुपये के जी, प्याज आपको 50 से 60 रुपये के जी, जो मिर्च है वो 1000 रुपये के जी मिलता है, टमाटर 100 से 150 200 रुपये के जी मिलता है। ये जितने भी ये ठंडी के टाइम में मिलते हैं महंगा। और इसके वजह से जो आपका रहने और इसके वजह से जो आपको खाने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है इंडिया के मुकाबले। वही अगर हम इंडिया में बात करें तो हम 100 रुपीज़ में बढ़िया से एक टाइम का सब्जी हर चीज़ उसमें मिक्स करके ला सकते हैं और हम आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो आपको 100 में नहीं होने वाला है। आपको 400 से 500 एक टाइम का सब्जी हो पाएगा, चाहे वो आप मीट ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, एक टाइम का 400 से 500 आएगा। तो ऐसे जोड़िए कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो सीधे डबल, ट्रिपल या चौगुना होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप इंडिया में 4000 में एक महीना में खा रहे हैं तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं कि 4 से 5000 में आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाइएगा। लेकिन आप किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो ये सोच के मत आइए कि आपका 4 से 5000 में आपका टोटल खाना एक महीने के अंदर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सल्टेंट से जब आप पूछते भी हैं तो आपको वो यही बताता है कि 4000 में आपका बढ़िया से खाना आप रह लीजिएगा, 2-3 हज़ार रुपया वहाँ रहने का लगता है, आप वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लीजिएगा। लेकिन ये सारी की सारी झूठ बात है। क्योंकि वो पहला नंबर तो कॉन्सल्टेंट यहाँ पे आता नहीं है, वो वहाँ पे देखा नहीं है, उनको बस एडमिशन से मतलब होता है, आपको बस फंसाने का मतलब होता है, उनको पैसा कमाने से मतलब होता है। तो वो आपको जितना पे जितना झूठ बोला जाता है, स्टूडेंट नए नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, किसी अदर कंट्री के बारे में नॉलेज होता नहीं है, तो वो वहाँ पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मैं भी जब आया था यहाँ पे किर्गिस्तान में तो मुझे भी कुछ ऐसा ही प्लान बताया गया था। मुझे भी बताया गया था कि 12 से 15 लाख में आपका टोटल MBBS का जो कॉलेज का फी है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा और 5 साल में आप टोटल 3 लाख में आप टोटल खा पी के आ जाइएगा। टोटल मेरा बजट जो बताया था 18 लाख रुपए बताया था। लेकिन मैं अभी 6 साल मेरा पूरा होने वाला है और मैं फाइनल ईयर में हूँ, इस साल मेरा डिग्री मिलने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा 18 लाख लगा है। क्योंकि मैं रियलिटी और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरा अप्रॉक्स 25 to 30 लाख रुपया लगने वाला है और इसमें टोटल लग गया है अभी तक।
तो वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ जो ज़मीन मैं यहाँ पे देखा हूँ, जो मेरा जितना खर्च आया है, ताकि जो स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं किर्गिस्तान के बारे में उनका एक बजट हो जाए, वो अपना सोच लें समझ लें तभी यहाँ पे आए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लोन लेके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनका जो बजट है बहुत कम है, उनका फैमिली बहुत वीक है, तो वो अपने सोच लें समझ लें, फिर उस हिसाब से ही इस कंट्री में आए ताकि उतना वो सर्वाइव कर पाएँ कि नहीं, उतना में उनका बजट है या नहीं। तो जो हमने फूड का बात किया था 10,000 पर मंथ आपका आ रहा है 1 महीने के अंदर, और मोस्टली आप 10 मंथ यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं, 10 मंथ आप यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि 2 महीना आपको यहाँ पे छुट्टी मिलने वाला है। तो आपका 1 साल के अंदर 1 लाख रुपये आपका फूड का आएगा। और वही अगर बात किया जाए आपका 5 से 6 साल के बारे में, तो आपका 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको ये फूड के लिए इतना पे करना है। सेकेंड इसमें हम बात करते हैं कि रहने के बारे में। तो अगर आप हॉस्टल चूज करते हैं तो हॉस्टल में भी आपको $500 पे करना होता है, कुछ हॉस्टल में $1,000 तक पे करना होता है। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात किया जाए, हॉस्टल हुआ चाहे बाहर का हुआ, तो पर्टिकुलर 5,000 पर मंथ आपको बाहर रेंट के लिए पे करना होता है, जो कि रहने के लिए है। आपको फ्लैट मिल सकता है, 2 मिल सकता है, जो कि हाउस होता है। यहाँ पे ये सिस्टम लगा दिया है कि हर स्टूडेंट से 5,000 रुपया ये डिमांड करते हैं। अगर 2 रूम का फ्लैट है तो आपको 4 स्टूडेंट वहाँ पे रखेंगे, कभी कभी 5 स्टूडेंट भी रख सकते हैं, और एक स्टूडेंट से 5,000 रुपये लेते हैं। और चाहे 1 रूम का फ्लैट है तो उसमें आप 2 स्टूडेंट रखेंगे या 3 स्टूडेंट रखेंगे। बट पर्टिकुलर बात यहाँ पे यह है कि वो एक स्टूडेंट से आपको 5,000 रुपया डिमांड करते हैं, जो कि अगर 1 मंथ में 5,000 रुपये देते हैं तो 10 महीने में 50,000 हुआ, और 1 साल में आप 50,000 रुपये यहाँ पे पे करते हैं। तो खाने का जो था आपका 1 लाख था, और रहने का है वो 50,000 1 साल का है। वही अगर खाने के लिए अगर हम 5 साल के लिए बात करें तो 5 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, और रहने के लिए 5 साल में 2.5 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है। वही अगर कुछ और चीज़ में बात करें कि मान लीजिए अगर आप टिकट के बारे में बात करते हैं, यहाँ से आप 2 महीने का छुट्टी मिलता है, 2 महीने या 3 महीना, कोई कॉलेज में 3 महीना की छुट्टी मिल जाता है। तो अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो टिकट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट किर्गिस्तान से इंडिया के लिए नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट है। जैसे कि आप किर्गिस्तान से दुबई होते हुए जाइएगा, या सऊदी होते हुए जाइएगा, या आप कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान होते हुए जाइएगा, डायरेक्ट फ्लाइट किर्गिस्तान से नहीं है। तो इसकी वजह से आपका जो टिकट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अप्रॉक्स 40,000 से 50,000 दोनों साइड का मिला करके आपका टिकट आने वाला है। तो 5 साल के अंदर में आपका 2 लाख से 2.5 लाख रुपए ये आने वाला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस हम बात करें, जैसे कि हम क्लासेस करने जाते हैं जो कि मेन कैंपस से हट करके किसी और जगह जाना होता है, हमें जो हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, जो हॉस्पिटल्स में हमारे क्लासेस लगाए जाते हैं, अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जाने के लिए कॉस्ट आता है, जो कि मसूदका या टैक्सी आप लेते हैं तो वो आपका 3,000 पर मंथ अप्रॉक्स आ जाता है। और 3,000 पर मंथ आने के हिसाब से आपको 1 साल के अंदर 30,000 रुपये ये आपको एक्स्ट्रा आने वाला है। और वही अगर आप एक्स्ट्रा इसके अलावा खाने पीने और रहने के अलावा एक्स्ट्रा भी आपको लग सकता है, मान लीजिए आप क्लास करने गए, फिर वहाँ पे आपको भूख लगता है तो कुछ खाते हैं, या कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ खरीदते हैं, या कभी आप रेस्टोरेंट गए, कभी पार्टी किए, तो ये मिला करके 1 मंथ के अंदर 5,000 रुपये ये आपका आ जाता है, और 50,000 रुपया आपको पूरा साल का जाता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो जो टोटल मेरा बजट है बताने का 15 से 20 लाख का, अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हैं, जो कि टोटल आपका 5 से 6 साल का ड्यूरेशन है, उसमें आपको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा खाने पीने रहने और सब कुछ मिला करके आता है। तो टोटल मैं बता दूं यहाँ पे 30 से 35 लाख रुपया आपको पूरा 5 से 6 ईयर के ड्यूरेशन में आ रहा है। हालांकि जो कंसल्टेंट बताता है सिर्फ आपको फीस बताता है 15 से 20 लाख बताता है, नहीं कि उतना में आपका टोटल हो जाएगा। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपका 15 से 20 लाख बताता है तो आप ये मान के चलिए कि उसका डबल आपको यहाँ पे आकर के खर्च होने वाला है। वो कभी नहीं बताएगा कि आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या इतना लगते हैं, क्योंकि अगर बता देगा तो आप जाहिर सी बात है उस कंसल्टेंट से आप एडमिशन नहीं कराएंगे, उस कंट्री में जाना पसंद नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज, क्यों आप इतना फालतू का पैसा खर्च कीजिएगा। अगर बात की जाए कि कोई और कॉलेज, मान लीजिए किसी कॉलेज का जो बजट है वो 20 लाख से 25 लाख है, तो उसमें फिर 5 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए। कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं किर्गिस्तान के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं तो आपको 15 लाख रुपया 5 साल के अंदर में एक्स्ट्रा आने वाला है। 1 साल में आपको 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा आप यहाँ पे खाने पीने रहने और आने जाने में आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो पर्टिकुलर मेरा मेन मकसद बताने का ये है कि किसी भी ब्लाइंडली कंसल्टेंट पर भरोसा नहीं कीजिए जो कि आपको बताता है 12 से 15 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। आपके बजट के हिसाब से होगा तो आपके लिए भी अच्छा है कि मोस्टली वो स्टूडेंट जो लोन लेके आना चाहते हैं, जो लोन लेके आते भी यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, और उनको परेशानी हो सकता है जब यहाँ पे आते हैं उसके हिसाब से। तो और भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि
30 लाख के भी रेंज में है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं। मैं पर्टिकुलर उन कॉलेज के बारे में बताऊँ जो सबसे लोएस्ट फीस थे, जो सबसे लोएस्ट जो खर्च यहाँ पे आ रहा है। तो ये गलती मत कीजिए, ये सोच के मत आइए कि टोटल आपका बजट 15 लाख में हो जाएगा। ये सोच के आइए कि आपका जो बजट है वो 30 पार होने वाला है, 30 लाख से ज़्यादा जाने वाला है। मैं कुछ और पॉइंट्स में ऐड कर देता हूं, जो कि जो आपको मैं बताया था कॉलेज फीस, सिर्फ कॉलेज फीस नहीं, उसके अलावा आपको वीज़ा का यहाँ पे करना होता है, मेडिकल पे करना होता है, कुछ एक्स्ट्रास भी आपको पे करने होते हैं, जैसे कि आप अगर आप एब्सेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पे करना होता है। कुछ कॉलेज है जो कि आपको एब्सेंटी भी लेता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स में, उस हिसाब से आपको वहाँ एब्सेंटी पे करना होता है। अगर पर्टिकुलर किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो उस दौरान आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है क्रेडिट के फॉर्म में। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा आती हैं, जो कि मिनिमम आप 5 साल के ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि 50,000 आप यहाँ पे पे कर ही दीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट के लिए, और पैसा के मामले में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो आप जब भी किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो सोच समझ के ही आइए, उस हिसाब से ही अपना कॉलेज चूज कीजिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें है कि बेनिफिट्स ऑफ किर्गिस्तान के बारे में, कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको है कि आप किर्गिस्तान आना चाहते हैं या क्यों आप आना चाहते हैं। ऐसा क्या आपको फ़ायदा यहाँ होने वाला है कि आप यहाँ से MBBS करें, ना कि किसी और कंट्री में जाएं। तो इस बेनिफिट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट है वो है कि आपको सबसे पहले कि एडमिशन का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि आप इजी तरह से किर्गिस्तान में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अब्रॉड में जब आप जाते हैं तो किसी और कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए अब्रॉड में बहुत सारा कंट्री जहाँ से MBBS से स्टूडेंट मोस्टली इंडियन जाकर करते हैं, जैसे कि रसिया हो गया, फिलीपींस हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। तो अगर पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए आपको 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, PCB में 50% स्कोर होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक एजेंट होना चाहिए या कंसल्टेंट होना चाहिए। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होता है। मोस्टली जितने भी कंट्रीज हैं जो कि MBBS के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक कंसल्टेंट या एक ब्रोकर या ऐसा कहा जाए कोई स्टूडेंट जो उस कंट्री में पढ़ रहा हो, उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, तो उसके थ्रू भी आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए जो प्रक्रिया है बहुत आसान तरीक़ा से, आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उससे आप उसका कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर या जो भी कुछ भी है आप उससे बढ़िया से पता करते हैं। फिर उसके बाद आप आसानी से उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, आपको आसानी से एडमिशन लेटर मिल जाता है। ये एडमिशन जो करने का प्रक्रिया है, हर कॉलेज का एक टाइमिंग होता है, 2 महीना 3 महीना, अगर उस ड्यूरेशन में लेते हैं तो आपका एडमिशन आसानी तरह से हो जाता है। तो ये मेरा जो पॉइंट था, बहुत ही आसान तरीक़ा से एडमिशन आप ले सकते हैं अब्रॉड में, किर्गिस्तान में स्पेशली कोई भी कॉलेज है उसके अंदर। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि एडमिशन लेने के टाइम में आपको कोई भी डोनेशन एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मान लीजिए कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, अच्छा स्कोर नहीं आया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आपको प्राइवेट चूज करना पड़ता है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास डोनेशन जाता है। तो गरीब टाइप के जो स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट उतने सक्षम नहीं है कि उतना अफोर्ड कर पाएँ, तो उनके लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपया बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उन्हें चाहिए कि वो जब अपना सपने को पूरा करना चाहते हैं, MBBS ही उनका ड्रीम है, MBBS ही उनको करना है, तो उन्हें कोई और कंट्री जाना चाहिए जहाँ पे वो आसानी तरह से अपना ग्रेजुएशन या MBBS को स्टडी कर लें। तो अगर आप स्पेशली किर्गिस्तान में आते हैं, किर्गिस्तान में वैसे तो मोस्टली 20+ का कॉलेज है मेडिकल, लेकिन NMC के हिसाब से, NMC के जो उसका लिस्टेड है, MCI के साइट पे जब लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ चेक कीजिएगा किर्गिस्तान में कितना लिस्टेड कॉलेज है। तो उस लिस्ट के हिसाब से अप्रॉक्स यहाँ पे 5 से 7 कॉलेज है जो कि MCI के साइट पे लिस्टेड है, और उसी में आपको एडमिशन लेना भी चाहिए। और आपको लेने पर आपको फ़ायदा होगा कि बाद में जब इंडिया जाइएगा तो फिर वहाँ पर आपको वैलिड रहेगा डिग्री, या आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो जितने भी कॉलेज है किर्गिस्तान में जो कि MCI के लिस्ट के में अपीयर हैं, उनके अंदर कोई भी डोनेशन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। हालांकि एडमिशन करते वक्त जब आप कंसल्टेंट से बात करते हैं तो उस वक्त आपको 50,000 से लेकर 2 लाख के रेंज में आपसे जितना वो पैसा ले या जितना पैसा वो आपसे ऐंठ ले, वो अलग कहानी है, क्योंकि वो उसका कंसल्टेंट का फ़ी होता है, या वो जब वो जो बिजनेस कर रहा है तो थोड़ा बहुत अपना पैसा निकालेगा ही। तो मोस्टली एडमिशन के टाइम में उसके रिलेटेड ही आपको एक्स्ट्रा कुछ का 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख जितना आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वही लगता है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं है। कॉलेज का जो भी पैकेज है, अप्रॉक्स मान लीजिए कि 20 लाख का कॉलेज है तो
उतना के अंदर में आपको बस कॉलेज के अंदर पे करना है। एक्स्ट्रा आपका कोई भी एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पे नहीं आता है। थर्ड मेरा पॉइंट है कि लो कॉलेज पैकेज है यहाँ का, कि किर्गिस्तान में जितने भी MBBS कॉलेज है, जो 5-7 कॉलेजेस हैं, अगर उनका हम कॉलेज का फ़ी के बारे में बात करें, जो कि टोटल ड्यूरेशन 5 साल से 6 साल के अंदर में जो आप समय यहाँ गुजारने वाले हैं, और उनके अंदर जो कॉलेज का फ़ीस है वो अप्रॉक्स आपका 6 साल के अंदर मिला जुला करके अप्रॉक्स आपका 15 लाख से 25 लाख के रेंज में आएगा। क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, उस कॉलेज के हिसाब से उसका कॉलेज का फ़ीस है। किसी कॉलेज का जो टोटल 6 साल का ड्यूरेशन है वो आपको 15 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कॉलेज है उसका आपका 30 लाख भी लग सकता है, 25 लाख भी लग सकता है, 20 लाख भी लग सकता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जितना मैं 15 लाख और 20 लाख या 25 लाख बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपका कॉलेज का फीस है और उसके साथ वीज़ा है, ना कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे कि एक्स्ट्रा चार्जेस आपको एकोमोडेशन के लिए क्या, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए क्या, रहने के लिए, खाने के लिए, तो ये सब पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ से देखिए, आप वीडियो देखिए कि टोटल 2022 में आपको किर्गिस्तान में कितना खर्च आने वाला होता है। तो इस पूरा डिटेल से मैं बताया हूँ, वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर एक बार देखिएगा। एंड स्क्रीन पर मैं उसको डाल दूँगा, आप वहाँ से प्लीज़ देखिए, और ताकि आपको भी समझ में आए, ताकि रियल जो फैक्ट है मैं उस वीडियो में वही बताया हूँ। क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंट और कोई स्टूडेंट इसके बारे में नहीं बताता है कि आपको एक्स्ट्रा कितना खर्च लगता है, और मोस्टली वो सिर्फ आपको कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर या कॉलेज का फ़ीस ही बताता है, जो कि आपको 20 लाख या 15 लाख है वही बताता है। तो जो कॉलेज का फ़ीस वगैरह है वो बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे आपको एफोर्डेबल है। आप इतना में आराम से एडमिशन लेकर अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ मेरा पॉइंट है इसमें कि आपको जो सेमेस्टर का बैक होने का जो डर है, मोस्टली स्टूडेंट के मन में ये ज़रूर होता है कि मैं किसी और कंट्री में जा रहा हूँ तो क्या मैं वहाँ पे इजीली तरह से सेमेस्टर पास हो पाऊँगा या नहीं, या मुझे सेमेस्टर बैक होना पड़ जाएगा। ऐसा बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ का जो सेमेस्टर है वो बहुत आसानी तरीके से आप पास कर जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। कोई भी कॉलेज में कोई भी बैक करने का यहाँ सिस्टम नहीं है। बहुत ही रेयर केस में जाकर देखने को मिलता है कि 1 या 2 स्टूडेंट को पूरा ईयर में सेमेस्टर बैक होने के लिए उनको किया गया, या बहुत कुछ कारण उनके अंदर होगा तभी जाकर के करने को मिलता है। लेकिन ऐसे रेयर, ऐसे देखा जाए जनरली तो सेमेस्टर बैक का टेंशन और रिस्क आपको नहीं है। आसानी तरीक़े से आप यहाँ पे सेमेस्टर पास कर जाइएगा। फिफ्थ मेरा इसमें पॉइंट है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में, कि कैसे होते होंगे यहाँ किर्गिस्तान के कॉलेजेस में एग्ज़ाम। क्या ये बहुत ज़्यादा टफ होता होगा इंडिया के कंपेरिजन में? क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है या आसानी तरीक़े से आप पास कर जाइएगा? तो एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक चीज़ है एग्ज़ाम के लिए कि आपको यहाँ पे इनका जो टेक्निक है, जितना भी USSR वाले हैं कॉलेज, जैसे कि रसिया के अंदर या कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, या जितने भी USSR वाले कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम का पैटर्न एक सेम तरीका से ही चलता है। यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल होता है, जो कि 2 मॉड्यूल यहाँ पे लिया जाता है। एक मॉड्यूल जो कि कमीशन जो यहाँ का मैनेजमेंट होती है उनके अंडर में दिया जाता है, और एक जो मॉड्यूल होता है वो आपको टीचर जो पुट करता है। मॉड्यूल का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर 20 मार्क्स का एक तरह से टेस्ट कहा जा सकता है, यानी कि एग्ज़ाम से पहले जो टेस्ट दिया जाए जिसमें स्कोरिंग हम कर सकते हैं, तो उसमें जो नंबर आते हैं 20 और 20 2 मॉड्यूल होता है, 2 टेस्ट होता है। तो उसमें आपको लगभग दोनों मिला करके 30 नंबर के आसपास आ जाते हैं। जनरली टीचर का जो मॉड्यूल होता है, जो वो नंबर चढ़ाते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के अंदर। आप जो वो टीचर क्वेश्चंस करते हैं, जो टॉपिक देंगे उस पर आप बोलते हैं, आपके डिसिप्लिन के ऊपर, ऐसे करके वो टोटल 20 मार्क्स होता है, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट को 15 से लेके 19 मार्क्स के रेंज में मिल ही जाता है। इसमें कोई भी मार्क्स कम नहीं होता है। तो ये आपको पर्टिकुलर फुल मार्क्स मिलता है 15 नंबर, और दूसरा होता है 20 नंबर का, जो कि कॉलेज खुद लेती है 20 मार्क्स का। तो उसके अंदर भी मिनिमम आप 10 से 15 के रेंज में ला लेते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं कटता है। तो अप्रॉक्स मिला जुला करके आपको 40 नंबर का ये होता है, और जो एग्ज़ाम होता है वो 60 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर में से आपको 55 या 60 नंबर के आसपास लाना होता है। अगर 100 में से 55 या 60 नंबर आप ला लेते हैं तो आप सेमेस्टर आसानी से पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात किया था मॉड्यूल के बारे में, जो कि 15-15, 30 आप आसानी से ला लेते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम में 60 नंबर में आप आराम से 30 नंबर ला सकते हैं। तो आसानी से यहाँ पे एग्ज़ाम पास होने का टेक्निक है, या एग्ज़ाम आसानी तरीके से पास कर लेते हैं। ज़्यादातर से भास्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो इंडिया के हिसाब से दोनों का एग्ज़ामिनेशन जो है वो बराबर ही है, ज़्यादा लोडेड नहीं होता है। लेकिन यही है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कितना आपको टोटल किर्गिस्तान के अंदर 6 ईयर के ड्यूरेशन में आपको टोटल कितना सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप
तो आपको समझ में आएगा किर्गिस्तान में जब आप आ रहे हैं तो आपको टोटल कितना सब्जेक्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जितने भी कॉलेज हैं सबके सब किर्गिस्तान में इतना सब्जेक्ट को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट मेरा इसमें पॉइंट है वो है कि आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम से है। जैसे कि हमें एनएमसी के रूल के हिसाब से चलना है, हमें जो न्यू गज़ट मिला है एनएमसी का, तो उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा सिलेबस, हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो हमारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं वो सारी की सारी कॉलेज में आपको इंग्लिश मीडियम में ही सिलेबस किया जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है और समझने में भी थोड़ा सा आपको आसानी होगा। चाहे आप किसी और कंट्री की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लें कि रसिया में जा रहे हैं तो वहाँ एक बिलिंगुअल कोर्स चलता है जो कि 3 साल के लिए आपको इंग्लिश मीडियम होता है और 3 साल के लिए रशियन मीडियम होता है। तो वो हमारे के एनएमसी के रूल के हिसाब से तो है नहीं, तो हमारा वहाँ फिर जाना बेकार है। और दूसरा चीज़ है कि आप ऐसे सोचिए कि किसी और लैंग्वेज को आप इतना जल्दी कैसे सीख पाइएगा, कैसे आप समझ पाइएगा कि आप उस लैंग्वेज में आप उस स्टडी को कीजिए, तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि आप किर्गिस्तान या यूक्रेन हुआ या फिलीपींस हुआ या चाइना हुआ, इन सब जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे जो सिलेबस है, जो कोर्सेस हैं वो आपको टोटल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई जाती होंगी। और यहाँ पे किर्गिस्तान में जितने मोस्टली कॉलेज हैं वो सारी के सारी कॉलेज आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई कराती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो कि सेफ्टी के बारे में, तो स्पेशली स्टूडेंट के लिए ये एक सेफ़ कंट्री है। यहाँ पे कोई भी ऐसे पॉलिटिकल या रिलीजियस टाइप का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं है, जैसे कि हम भारत में देखते हैं कि हर तरफ मॉब लिंचिंग वगैरह का केसेस या रिलीजियस टाइप का हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ भी। तो इस कंट्री में बहुत ही ये सेफ़ कंट्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगों को बस अपने काम से काम मतलब है, किसी को कोई चीज़ से परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक सेफ़ कंट्री है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, अपना स्टडी ड्यूरेशन पूरा कर सकते हैं। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा मान्यता दी जाती है इस कंट्री में। यहाँ के जो वुमेंस का राइट्स है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो स्पेशली गर्ल्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। हालांकि बॉयज़ के लिए भी सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक, आज तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि 1-2 केसेस आपको हर कंट्री में देखने को मिल जाएगा, वो तो ऐसे केसेस आपको हर जगह देखने को मिल ही जाता है। लेकिन स्पेशली अगर सेफ्टी के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही सेफ कंट्री है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें है कि यहाँ का पॉपुलेशन के बारे में और यहाँ का सर सफाई के बारे में, कि क्या इस कंट्री में सफाई वगैरह कैसा है, पॉल्यूशन कैसा है। ये कंट्री बहुत ही हाइजीनिक टाइप का है और पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। अप्रॉक्स हमारे इंडिया में एक स्टेट में जितना पॉपुलेशन नहीं होगा उससे कम ही यहाँ का पूरा कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है। हालांकि ये कंट्री भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे के फ्लाइट पे आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, घूमने वाला बहुत सारे जगह हैं यहाँ पे, माउंटेन वगैरह, झील वगैरह। तो ऐसे खूबसूरती के मामले में कहा जाए तो एशिया के अंदर टॉप पे आता है ये खूबसूरती के लिस्ट में। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में कौन सा ब्यूटी कंट्रीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि कैसा यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, क्या उसका चार्जेस वगैरह हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ तक बात है कि तो बहुत चीप ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे इंडिया के मुकाबले ही इसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो नियर बाई आप यहाँ के प्लेसेस जो हैं टूरिज़्म वाले, या आप क्लासेस करने जाते हैं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने जाते हैं, या किसी और काम से आप सिटीज़ जाते हैं, तो आसानी तरीक़े से आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें है कि डिसएडवांटेज के बारे में, कि डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं आप जब किर्गिस्तान में आ रहे हैं एमबीबीएस के लिए। कि मोस्टली जब आप किसी कंसल्टेंट या ब्रोकर या स्टूडेंट से जब आप बात करते हैं तो कोई भी आपको ये डिसएडवांटेज नहीं बताना चाहेगा, नहीं कोई बताता भी है। तो शायद आपको ये जानना ज़रूरी भी है कि आप जब किर्गिस्तान में स्पेशली आ रहे हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्या मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आप एक्सपेक्ट करके आते हैं तो क्या आपको यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे मेरा पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के बारे में। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जैसे कि टोटल एमबीबीएस के ड्यूरेशन में आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द एनएमसी के रूल के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो उस कंट्री में आप जाइएगा तो सबसे पहले तो 19 सब्जेक्ट्स आपको कवर करना पड़ेगा, 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स का मतलब कि 19 सब्जेक्ट्स के अलावा आपको यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किर्गिस्तान में
पर्टिकुलर 6 ईयर के ड्यूरेशन में कितना सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको भी पता चले कि किर्गिस्तान में अगर आप आ रहे हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में तो आपको पर्टिकुलर कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की बात है तो सिर्फ ना ही कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, आपको टोटल 6 ईयर के ड्यूरेशन तक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड होते जाते हैं, और जो कि आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम पास होना पड़ता है। तो एक तरह से ये एक मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 5 से 7 सब्जेक्ट हो तो चलता है, लेकिन हर ईयर बाय ईयर, हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर वो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, जो कि 6 साल के ड्यूरेशन तक आप यहाँ पे आकर के पढ़िएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक डिसएडवांटेज ही है। सेकंड मेरा इसमें है कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस के बारे में, ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है कि मोस्टली जितने भी यहाँ पे कॉलेज है उनका प्रॉपर खुद का हॉस्पिटल तो पहला नंबर नहीं है, और दूसरा चीज़ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना कुछ खास पेशेंट्स आते नहीं हैं और ज़्यादा यहाँ बीमारियाँ डेवलप्ड होती नहीं है। ज़्यादा बीमारियाँ होती है जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, ज़्यादा ये सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो उसके वजह से रिलेटेड, या स्किन रिलेटेड या डेंटल प्रॉब्लम, तो उतना कुछ खास बीमारियां होती नहीं है जैसे कि आप एक्सपेक्ट करके आते हैं कि इंडिया में जैसे बीमारियां हम देखते हैं हर एक जगह पे हॉस्पिटल में कितना मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, आपको देखने को बहुत कुछ मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वैसा कुछ किर्गिस्तान में आपको नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली बहुत कम पेशेंट्स आते हैं और उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ही पेशेंट्स देख पाते हैं और सीख पाते हैं। जहाँ तक कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस की बात है तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल आपको नॉलेज यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो सारे के सारे कंट्रीज़ में आपको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। थर्ड मेरा पॉइंट है कि रीवर्क और एब्सेंटीज के बारे में। तो मोस्टली बहुत सारे कॉलेज हैं किर्गिस्तान में जो कि आपको एक्स्ट्रा रीवर्क्स कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एब्सेंट किया, किसी क्लास में आप नहीं गए, वहाँ पे कोई आपका तबीयत ख़राब है या किसी और कारणवश जिसमें आप क्लास करने नहीं जाते हैं, तो पर्टिकुलर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पेजेस लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। एक एब्सेंटी का आपको 10 पेज अप्रॉक्स लिखना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको फिर उसे क्लियर कराने के लिए आपको कमीशन ऑफिस जाना पड़ता है, डीन ऑफिस जाना पड़ता है सिग्नेचर के लिए, फिर उसके बाद उसे टीचर के पास सबमिट करना पड़ता है। फिर जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपको टीचर पूछ भी सकता है, वो आपको सुनाना पड़ता है। अगर इन केस टीचर से नाराज़गी है या लड़ाई है या किसी तरह का बहस हुआ है पहले से, तो उस केस में टीचर आपका एब्सेंटी क्लियर भी नहीं कर पाता है। और ये एब्सेंटी इतना ज़रूरी होता है कि आपको जब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले सारा का सारा एब्सेंटी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाइएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज है कि अगर टीचर से बाय द वे बहस हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे लंबा आप खींच सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा चीज़ है कि एब्सेंटी, बहुत सारा कॉलेज में एब्सेंटी का पेमेंट भी लगता है, चार्जेस लगता है। किसी किसी कॉलेज में कम उसका चार्ज है, किसी किसी कॉलेज में ज़्यादा चार्ज है। तो अगर आप पर्टिकुलर एब्सेंट कर रहे हैं, बीमार हैं, नहीं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो पर्टिकुलर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। फोर्थ मेरा पॉइंट है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पे उतना बढ़िया सुविधा नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। हालांकि जो यहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, मान लीजिए कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट का ज़रूरत पड़ता है, तो ये कंट्री में उतना बढ़िया सुविधाएं नहीं है, उतना हाई फाई हॉस्पिटल्स नहीं है कि यहाँ पे खुद ही कर पाएँ। इन्हें दूसरा कंट्रीज जाना पड़ता है, जैसे कि इंडिया ये जाते हैं, चाहे रसिया जाते हैं या कहीं और कंट्रीज़ जाते हैं। बहुत कम हॉस्पिटल्स है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हैंडल कर पाते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो उतना बढ़िया वेल डेवलप्ड नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि चाइना का है मेडिकल फैसिलिटीज़, चाहे इंडिया का है, चाहे बांग्लादेश का है, चाहे नेपाल का है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतना बढ़िया नहीं है। फिफ्थ मेरा पॉइंट इसमें है कि लैंग्वेज के लिए, कि लैंग्वेज बैरियर एक बन जाता है। नया इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं तो एक नया भाषा आपको सीखना पड़ता है और वहाँ पे रहने के लिए आपको भाषा आना ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली 1 साल 2 साल में आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उतना इंग्लिश यहाँ पे नहीं बोला जाता है, ना के बराबर ही बोला जाता है। ज़्यादा आप सिटीज़ में रहते हैं या कैपिटल में रहते हैं जैसे कि बिश्केक है, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं और कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जब आप हल्का सा सिटी साइड में रहते हैं या हल्का सा विलेज साइड में रहते हैं,
जो कि कॉलेजेस मोस्टली विलेज साइड्स में ही है या छोटा छोटा सिटी साइड में है, तो वहाँ पे मेन इनका जो लैंग्वेज है वो रशियन और किर्गिज़ है। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो जाता है, दिक्कत हो जाता है लैंग्वेज सीखना या लोकल के साथ इंटरेक्शन करना या मार्केटिंग करना। तो मेरे हिसाब से ये भी एक डिसएडवांटेज ही है, लेकिन उतना बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से आप सीख लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ मेरा पॉइंट इसमें है कि फूडिंग के बारे में। तो मोस्टली ये जो कंट्रीज़ है ये ठंड इलाके वाला कंट्रीज़ है और यहाँ पे ज़्यादा नॉनवेज खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड इलाके में नॉनवेज आपको हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसके हिसाब से ये कंट्रीज़ में नॉनवेज ज़्यादा बिकती हैं जबकि वेज के मुकाबले में। और जो स्टूडेंट पर्टिकुलरली डिपेंड हैं वेज के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है और उनका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली वेज का जो यहाँ पे चार्जेस है या जो वेज यहाँ पे सप्लाई की जाती है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होकर के यहाँ पे आती है, जैसे कि इंडिया से आता है चाहे पाकिस्तान से आता है। तो नियर बाय जितने भी कंट्रीज है वहाँ से लाने में यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और पर्टिकुलरली जब यहाँ पे स्नो का टाइम होता है, जब बर्फ़ गिरना स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 4 से 5 महीना के लिए, तो उस ड्यूरेशन में आपका कोई भी हरा सब्जियां यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलती है, पर्टिकुलरली 2 से 3 ही सब्जी मिलती है और जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया के मुकाबले में 3 गुना या 4 गुना कहा जा सकता है। आप जो हरी सब्जियां मार्केट में अगर 100 रुपीज़ में एक टाइम का सब्जी खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे उतना में नहीं हो पाता है। एक टाइम का सब्जी यहाँ पे खरीदने के लिए अप्रॉक्स आपका 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जो कॉस्ट है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर है और यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो पर्टिकुलरली स्पेशली वेज वाले पर्सन के लिए जो हमेशा वेज पे ही डिपेंडेंट है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। हरी सब्जियां मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ मिलती है, पनीर मिलती है या एक्स्ट्रा जो भी वेज में आता है वो आप खा कर रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। 7th मेरा पॉइंट इसमें है कि वेदर के बारे में। तो वेदर जहाँ तक की बात है, किर्गिस्तान में अप्रॉक्स ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो कोल्ड से सेंसिटिव वाले हैं, एलर्जी वाले स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे ठंडी माइनस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अप्रॉक्स -15 डिग्री, -20 डिग्री, कभी कभी -25 डिग्री भी चला जाता है। तो जो एलर्जी है कोल्ड से, उनके लिए ये जगह सेफ़ नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छी नहीं होने की वजह से। और एक बार आप यहाँ पे सेंसिटिव हो जाते हैं कोल्ड में, तो जल्दी आप ठीक नहीं हो जाएगा, आप बीमार ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे मौसम चेंज होना स्टार्ट होता है, हमेशा मौसम चेंज रहता है। अप्रॉक्स 5 से 6 महीने तक जब बर्फ़ गिरता है, तो उस ड्यूरेशन में आपको धूप नहीं मिलता है, धूप का कोई नामो निशान नहीं होता है। हल्का सा धूप रहता भी है तो उसमें भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको पूरा वेल तैयार होकर जाना पड़ता है, जो कि -20 डिग्री और -15 डिग्री टेम्परेचर में आप नॉर्मली कपड़े पर नहीं जा सकते। उसके लिए आपको जैकेट चाहिए, बूट चाहिए या कैप चाहिए, सब आपको वेल होकर के ही बाहर जाना होता है। और जो गर्मी का टाइम है वो अप्रॉक्स आपका 4 से 5 महीना होता है। तो पर्टिकुलरली वेदर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ओशनस टाइप का है, जो कि स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो कोल्ड से स्पेशली एलर्जी है उनके लिए तो ज़्यादा कठिनाई हो सकता है। मेरा इस वीडियो में मेन बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बुराई कर रहा हूँ या कंट्री का बुराई कर रहा हूँ। मैंने जो 6 साल के अंदर में अनुभव किया और जो मैंने देखा वही आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको भी पता होना चाहिए, आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए ये सारी बातें। लास्ट मेरा इसमें पॉइंट है कि फ़्रॉड के बारे में, कि कैसे एडमिशन के ड्यूरेशन में फ्रॉडनेस हो सकता है यहाँ पे किर्गिस्तान में। क्योंकि मोस्टली जब एडमिशन आप लेना चाहते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में किर्गिस्तान में, तो बहुत सारा यहाँ पे फ्रॉडबाजी हो जाता है। सबसे पहला जो फ्रॉडबाजी होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले बोलता है कि भाई वहाँ पे सीट बुक करना है। स्पेशली किर्गिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट वगैरह बुकिंग नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है कि हर कॉलेज का एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टर होता है, चाहे वो इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर हो या पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर हो, तो उस कॉलेज का पर्टिकुलर वही कॉन्ट्रैक्टर होता है। और जितने ये कंसल्टेंट जो होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो सारे के सारे एडमिशन उसको ही देते हैं, उसके अंडर में ही आते हैं। तो यहाँ पे सीट वगैरह कोई लिमिटेशन नहीं होता है किर्गिस्तान में। मोस्टली हर कॉलेज का अपना एक सीट लिमिट होता है, जैसे कि 200 और 300 या किसी किसी कॉलेज में 500 तक स्टूडेंट आ जाते हैं।
तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका एडमिशन किसी सीट बुक करे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट का मैसेज और कॉल आया था। वो बता रहे थे कि एडमिशन जुलाई के महीने में, या एडमिशन का जो टाइमिंग एक्चुअल है उससे 2 महीना 4 महीना पहले ही वो सीट बुक करा लेते हैं कॉलेज में। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो उसका टाइमिंग है, हर कॉलेज का अलग अलग टाइमिंग होता है एडमिशन ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए कि आप अगर ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए आप बात कर रहे हैं या वहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, जो कि जून और जुलाई में एडमिशन उसका होना स्टार्ट होता है। ISM के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसका भी जुलाई और अगस्त में एडमिशन चलता है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एडमिशन आसानी तरीके से हो जाता है। इसमें कोई भी आप किसी कंसल्टेंट और ब्रोकर के चक्कर में वहीं पड़े। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको डॉक्यूमेंट्स अपना पासपोर्ट और पैसा नहीं दें। अगर वो बोलता है आपको कि आप 50 या 1 लाख रुपये जमा कर दीजिए, आपका एडमिशन का जो सीट है वो बुक कर देते हैं, तो आपसे वो बस किसी तरह आपको जाल में फंसाना चाहता है ताकि आप उसको पैसा दे करके फंस जाइए। फिर आपसे जितना वो डिमांड करता है, स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि एक्चुअल कितना लगता है, कितना कॉस्ट आता है, या कितना वो कंसल्टेंट आपसे ले रहा है। तो स्टूडेंट वहाँ पे फंस जाते हैं और फिर उसको पैसा देने लगते हैं, तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। एक्चुअल आपसे जो कॉस्ट लेता है 50,000 1 लाख रुपया जो कंसल्टेंट, उसके अलावा जो एडमिशन का वो पैकेज बताता है उसमें भी पैसा वो ऐड कर देता है। वो अप्रॉक्स 1.5 लाख से 2 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा ले लेता है। तो बेटर ये है कि आप स्टूडेंट से एडमिशन कराइए, जो कि आपको कम कॉस्ट में आपका बढ़िया से एडमिशन वो करवा सकता है। सेकेंड जो फ्रॉडलेंस एडमिशन के ड्यूरेशन में होता है कि आपका जो एडमिशन है वो किसी और कॉलेज बोल करके किसी और कॉलेज में करा देता है सब। बहुत सारा ऐसा एजेंट और कंसल्टेंट है जो कि आपका एडमिशन बोलता है कि इस कॉलेज में है, मेन कैंपस आपको दिखा करके किसी और कॉलेज में आपको एडमिशन करा देता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ओस के बारे में बात करें, ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 2 कॉलेज आते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है खुद, और मेन जो कॉलेज है ओस का वो है, और उससे एफिलिएटेड एक और कॉलेज है जो कि प्राइवेट है, उसका भी नाम ओस करके ही और उसके आगे कुछ और नाम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ओस का नाम आता है। तो उस कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो वो सबसे पहले तो NMC से एफिलिएटेड नहीं है और WHO से भी एफिलिएटेड नहीं है। तो अगर आप उस कॉलेज में मान लीजिए एडमिशन ले लेते हैं, कंसल्टेंट या ब्रोकर आपको बहुत अच्छा तरह से बहका देता है कि पहले आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और वहाँ का मेन कॉलेज का कैंपस सीट फुल हो गया है। ऐसे बातें जब कर रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन मत लीजिए। आपको बोलेगा कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, बाद में हम आपको इसमें सेकेंड ईयर से ट्रांसफ़र दे देंगे या सेकेंड ईयर से ट्रांसफ़र करा देंगे मेन कैंपस में। तो ऐसे जो भी कंसल्टेंट और ब्रोकर बात कर रहे हैं तो उनके बातों में मत आइए, ऐसे आप एडमिशन नहीं कराइए। आपको जो मेन कॉलेज है, मेन कैंपस है, जो नेट पर आपको दिख रहा है, उसमें ही एडमिशन कराने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सोचिए कि अगर आप मान लीजिए किसी और ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, इससे रिलेटेड या इससे कनेक्शन वाले बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस मौजूद हैं, अगर उसमें आप एडमिशन एक बार ले लेते हैं तो सबसे पहले तो आपका 1 साल बर्बाद होगा। आपको फिर ट्रांसफ़र लीजिएगा तो फिर आपको एडमिशन चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन, इतना बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, आपका 1 साल समय बर्बाद होगा। और जो NMC से लिस्टेड कॉलेज है तो आपको वहाँ पे शो करना है कि 5 साल का ड्यूरेशन या 6 साल का ड्यूरेशन जो भी आप कॉलेज में बिता रहे हैं वो आपको उससे एफिलिएटेड होना चाहिए। तो आपका टोटल का टोटल 1 साल यहाँ बर्बाद हो जाएगा। NMC से जब वो कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है तो फिर NMC तो वो मानेगा नहीं, तो फिर इंडिया में जाकर के आपका डिग्री बाद में रद्द भी हो सकता है, डिग्री आपका एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर है कि जिस कॉलेज में आप बात कर रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर बेस्ट कॉलेज है, जो NMC से एफिलिएटेड है, उस कॉलेज में ही आप एडमिशन लीजिए। आप किसी कंसल्टेंट और ब्रोकर के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे मत सोचिए कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा या सीट फुल हो जाएगा, या ऐसे बहुत सारे टेक्निक से वो आपको बहकाते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। तीसरा जो MBBS के ड्यूरेशन में जो फ्रॉडनेस अकॉर होता है, अक्सर देखा जाता है कि मोस्टली जो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं बात करने के लिए तो वो आपको पैकेज बड़ी आसान तरीके में बताता है कि आपका MBBS 15 लाख में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 6 साल या 5 साल का ड्यूरेशन का टोटल आपसे फ़ीस का डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। और मोस्टली जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि 15 लाख ही टोटल हमको देना है, हम एक बार में इसको पूरा पैसा दे देते हैं। और वो आप उसको पैसा दे भी देते हैं। वो सोचिए कि आप 15 लाख रुपया उसको एक बार दे देते हैं, वो पैसा लेकर के अपना वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। कंसल्टेंट यहीं पे फ़ायदा उठाते हैं या पैसा लेकर के भाग भी जाते हैं बहुत सारे कंसल्टेंट या ब्रोकर। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको इसमें ये करना है कि आप एडमिशन के लिए बस बात कीजिए, कितना उसमें कॉस्ट आ रहा है, उसका कितना चार्ज है, बस उतना ही बात कीजिए, ना कि टोटल कॉलेज का पैकेज आप उसको कंसल्टेंट्स को दीजिए। आपको जो पैसा पेमेंट करना है वो आपको कॉलेज में आकर के पैकेज जो भी आ रहा है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जो भी कॉस्ट आ रहा है वो आप कॉलेज में डायरेक्ट आकर के पे कीजिए, ना कि पूरा कंसल्टेंट को दीजिए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा हूँ या बहुत सारे
स्टूडेंट मैसेज करके भी पूछते हैं कि मेरा जो कंसल्टेंट है, मैंने उससे बात किया, वो बोल रहा है कि 18 लाख का पैकेज है और वो आपसे 9 लाख या 10 लाख या पूरा पैकेज ले लेता है 6 साल के लिए और बोलता है कि हर साल बाई साल मैं आपको कॉलेज में जमा करता रहूँगा। तो ऐसा गलती मत कीजिए कि आपको वो पैसा लेकर भाग भी सकता है, आप उसको खोजते रह जाइएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का टोटल पैकेज बात कीजिए कि फर्स्ट ईयर में कितना में पैकेज है कॉलेज का और कितना में उसमें क्या क्या मिलने वाला है, आपका एडमिशन हो पाएगा, वीज़ा रिलेटेड फीस, उसमें हॉस्टल और मेस या जो भी कुछ में पैकेज में इंक्लूडेड है, बस उससे बात कीजिए और उसका कितना चार्जेस है वो आप बात कीजिए। आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो फिर उससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। आप डायरेक्ट जो भी काम कर रहे हैं वो कॉलेज में जाकर कीजिए। कॉलेज में आप वहाँ पे फीस जमा कीजिए, कॉलेज का फीस जमा कीजिए, मेस का फीस जमा कीजिए, हॉस्टल का फीस जमा कीजिए, वीज़ा का एक्सटेंशन होता है वो जमा कीजिए। वो सारा आपको सेकेंड ईयर से खुद आप समझ जाइएगा, खुद आप देखते रहिएगा, समय के साथ आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो सब चीज़ आप कॉलेज में खुद जाकर जमा कीजिए, ना कि किसी कंसल्टेंट को आप पूरा पैकेज दे दीजिए पूरा, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं और कंसल्टेंट आपका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएगा, तो फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट, एमबीबीएस के ड्यूरेशन में जो फ्रॉडलेंस होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं अक्सर कंसल्टेंट या ब्रोकर, वो आपको ये सपना दिखाते हैं या ये वो शो ऑफ करते हैं कि किर्गिस्तान में ये कॉलेज है और इसका ये कैंपस है, ये हॉस्पिटल है, ये मेस है, ऐसा बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े बिल्डिंग, ऐसे बहुत कुछ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि मैं आपको डाउट यहाँ ये क्लियर करने वाला हूँ कि हॉस्पिटल के बारे में, तो किर्गिस्तान में किसी भी कॉलेज के पास उसमें उसका पर्सनल हॉस्पिटल नहीं है। जितने भी कॉलेज में जो प्रैक्टिस कराई जाती हैं वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाता है और यहाँ के गवर्नमेंट का नियम भी है कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप ये डाउट निकाल दीजिए कि उस हॉस्पिटल में आपको वो दिखा रहा है कि उसका पर्सनल इतना बड़ा बिल्डिंग है, 2-3 हॉस्पिटल है, तो आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या ऐसा कुछ भी। और सेकंड, आपको जो कंसल्टेंट ये बताता है कि इसका इतना सारा ब्रांचेस है, इतने सारे बिल्डिंग है, ऐसा बहुत कुछ दिखाता है आपको। तो मैं स्पेशली इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, हर कॉलेज का अलग अलग इस पे वीडियो बनाने वाला हूं कि मान लीजिए कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कि उसका कितना कॉलेज है, कितना कैंपस है, कैसा उसका हॉस्टल है, मेस कैसा है, जितना मीन्स हर एक कॉलेज का पर्टिकुलरली जेन्युइन जो चीज़ है किर्गिस्तान में मैं आपको वो बताऊँगा और वो उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो कंसल्टेंट होते हैं वो सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ पे नहीं आते हैं और कोई बहुत रेयर केस में कोई कंसल्टेंट है कि जो कि इस कंट्री को विजिट करता है और उस कॉलेज के बारे में देख के जाता है फिर स्टूडेंट देता है। मोस्टली आपको जो सच्चाई का पता चलता है वो स्टूडेंट से ही आपको पता चलेगा और स्टूडेंट जो जनरली एडमिशन कराते हैं वो आपको फैक्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं बताते हैं, वो भी बढ़ चढ़ के बहुत सारे बात करते हैं। बहुत सारे आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जब आप देखते भी होंगे तो स्टूडेंट जो एडमिशन कराते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो रियलिटी नहीं दिखाते हैं, आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप उनके बातों में आ जाते हैं, फिर आप एडमिशन करा लेते हैं। तो रियलिटी क्या है वो कुछ और है, जो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं उस पर ही भरोसा कीजिए। उसके लिए आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए। स्पेशली मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताया हूँ, उसमें कॉलेज का दिखाया हूँ, कैंपस दिखाया हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ दिखाया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हर कॉलेज का एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाने के लिए जिसमें उसका मेन कैंपस क्या है, कहाँ पढ़ाई होता है, क्या होता है, सब कुछ उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो एमबीबीएस किर्गिस्तान रिलेटेड कि आपको यहाँ पे एनएमसी के रूल के हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो एनएमसी रूल में नियम कानून दिए गए हैं उससे क्या यहाँ पे कॉलेज रूल्स फॉलो करते हैं, आपका डिग्री सेफ़ रहेगा, अनसेफ रहेगा, कितने टॉप कॉलेज हैं, आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं या कैसे लेते हैं एडमिशन, किसी कंसल्टेंट से कैसे आपको बात करना चाहिए, या आप यहाँ पर आ रहे हैं टोटल कितना आपको कॉस्ट आने वाला है 5 साल से लेकर 6 साल के ड्यूरेशन में, या आपको क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे फ्रॉड्स आपको यहाँ पे चीट करते हैं, कैसे आपको जाल में फंसाते हैं। तो सारा चीज़ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए हो। तो प्लीज़ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन स्टूडेंट के पास, उन नीट एस्पिरेंट्स के पास जो कि नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमबीबीएस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ताकि उनके पास ये वीडियो जाए, वो वीडियो को देखें और रियलिटी को समझें और फिर एडमिशन लें, किसी फ्रॉड और किसी कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़े। इसके आपके एक शेयर करने की वजह से उन स्टूडेंट का लाइफ सेट हो सकता है, उन स्टूडेंट का फ्यूचर बन सकता है, उनका पैसा का यहाँ बचत हो सकता है, बहुत सारा उनको बेनिफिट हो सकता है। तो वो वीडियो जब देखेंगे, समझेंगे तो उनको एडमिशन लेने में आसानी होगा।
तो अगर आप चाहते हैं किर्गिस्तान में ये 5 कॉलेज में से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना या इस कॉलेज से रिलेटेड कोई जानकारी, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए, आप हमसे बात कर सकते हैं और एडमिशन रिलेटेड अपना जानकारी और बात कर सकते हैं। एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।